हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। मैंने आपको 1.1 कंप्लीटली करा दिया था, जिसमें आपको हिस्टोरिकल परसेप्शन के बारे में जानना था और मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी के विषय में। तो दोनों टॉपिक मैंने करा रखा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम 1.2 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इन तीनों के क्या अर्थ होता है, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, किनके द्वारा दी गई हैं, इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो चीजें हम यहाँ पर कर रहे होंगे। इसके लिए हैबिलेशन एंड रिहैबिलेशन आपका जो बचता है, एक्टिविटी एंड लिमिटेशन के विषय में, और हैबिलेशन एंड जो रिहैबिलेशन है इसके विषय में मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो दूंगी। देखिए, मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ूँगा, तो आज के समय में एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ़ पढ़ कर के पेपर को पास करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप पूरी कंटिन्यूटी के साथ अगर ये 9 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं, जब मैं लगभग साढ़े 8 या 9 के बीच, मतलब 9 बजे तक आपको एक वीडियो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, वो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप इस वीडियोज़ को देखते हैं, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट का होता है, जैसे आप अगर स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो मुझे लगता है 10 मिनट में आप इज़ी तरीके से देख पाएँगे। अगर आप पर डे के 10 मिनट, सिर्फ़ पर डे के 10 मिनट भी अगर आप देते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, तो एग्ज़ाम टाइम तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो चीज़ें आपको बताऊँ, बहुत ईज़ी वे में बताऊँ और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज हम इम्पेयरमेंट, जो हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी है, इसके विषय में जानेंगे। बहुत कम टाइम का ये वीडियोज़ होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा यहाँ से, क्षति, अक्षमता और विकलांगता से। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना 1.2। बाकी मैं ये जो पीडीएफ होता है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देती हूँ। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, क्या होता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को हमें जानना है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर इसको कैटेगराइज़ करने की बात आई क्यों? मतलब जैसे नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो हैंडीकैप्ड, डिसेबिलिटी, ठीक है, इम्पेयरमेंट लगभग एक जैसा ही मीनिंग जो है, वो अगर हम इसके सही तरीके से अर्थ को नहीं जानते हैं, तो लगभग एक जैसा ही हम इसको मानते हैं। लेकिन इनमें अंतर होता है। इनमें अंतर इसलिए किया गया ताकि सही प्रकार से सुविधाएँ दी जा सके। देखिए, अंतर करना, जैसे अब इन चीज़ों में डिफरेंशिएट कर देना अपने आप में कहीं न कहीं उन जो दिव्यांग पर्सन हैं उनके लिए जो है थोड़ा-सा, मतलब उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हाँ, उनको हैंडीकैप बोला जा रहा है, डिसेबल बोला जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सुविधाएँ देने के लिए आप किसको सुविधाएँ देंगे और किस आधार पर सुविधाएँ देंगे? ठीक है? तो उस सुविधा देने के लिए इसको कैटेगराइज़ किया गया है, और जो इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर पाया है, वो डब्ल्यूएचओ ने जो है, मतलब जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप डब्ल्यूएचओ कहते हैं, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। तो हिंदी में इसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा आईसीआईडीएच, जो जिसका अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म, बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको आईसीआईडीएच का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसे हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये कब दिया गया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में आईसीआईडीएस नाम का एक मैनुअल प्रकाशित किया था। मैनुअल मतलब आप समझ लीजिए कोई ऐसा दस्तावेज समझ लीजिए, वो प्रकाशित किया गया था, जिसमें इन 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएँ हैं, इनके विषय में बात की गई थी। मतलब इन तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का आईसीआईडीएस नाम का एक मैनुअल था, उसी में प्रकाशित किया गया, और इन तीनों को अलग-अलग भागों में डिवाइड करके समझा गया कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता क्या होती हैं। और सब जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप ध्यान रखेंगे कि यह एक लाइनर मॉडल पर आधारित है। मतलब जब डब्ल्यूएचओ ने इसको दिया, तो उन्होंने बताया कि ये आपस में रिलेट करते हैं और ये एक सीक्वेंस में रिलेट करते हैं। मतलब पहले क्षति होगी, क्षति के बाद ही अक्षमता आएगी, अक्षमता के बाद ही कोई विकलांगता होगी। तो इनको जो है एक लाइन में, मतलब ये एक सीक्वेंस में चलती हैं। क्षति होगी, फिर अक्षमता, फिर दिव्यांगता होगी। इसी वजह से हम इनको एक लाइनर मॉडल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद अगर हम एक-एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इम्पेयरमेंट क्या होता है? मतलब क्षति हम कहेंगे किसे? तो ये जो परिभाषाएँ मैंने लिखा है मतलब मैंने लिख रखा है, वो डब्ल्यूएचओ के अनुसार है। तो अगर हम किसी के अनुसार कोई परिभाषा देते हैं, तो ज्यों का त्यों जैसे आप डायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने थोड़ा-सा भी पढ़ा होगा, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो बात जैसी है उसको वैसे ही हम प्रेज़ेंट करते हैं। तो ऐसा ही जब हम किसी के स्टेटमेंट को बोलते हैं, तो जैसा उन्होंने कहा है, जैसा उस मैनुअल में लिखा गया है, सेम वैसे ही आपको जो है वो चीज़ों को कहना रहता है। अगर हमने कह दिया कि हम डब्ल्यूएचओ के अनुसार चीज़ों को बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। आप इसमें कोई भी फेर-बदल मत करिएगा। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन जब आप लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो जैसा ये लिखा गया है, वैसा ही लिखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले समझते हैं हम कि क्षति क्या होती है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार वो अपने स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में बताते हैं कि जो क्षति है वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संरचनात्मक कार्य अथवा संरचना से संबंधित एक विषमता या हानि होती है। कहने का मतलब है कि जो क्षति होती है वो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या शरीर की जो संरचनाएँ हैं, ठीक है? मतलब शारीरिक हो मतलब पूरे शरीर में मतलब शरीर की जो संरचनाएँ हैं, उन संरचनाओं में किसी प्रकार की अगर विसंगति देखने को मिलती है या किसी प्रकार की आपको हानि देखने को मिलती है, तो वही हानि, वही विसंगति आपकी क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है। एग्ज़ाम्पल पहले समझ लीजिए, तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएँगी। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ कट गए हैं, ठीक है? तो हाथ का कटना, वो मतलब उसके हाथ नहीं है, तो उसके शरीर में हाथ की हानि हुई है। तो वो जो हाथ की हानि है, वही क्षति है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को रिलेट करके थोड़ा-सा अब इन शब्दों को समझने का प्रयास करिए कि जो क्षति होती है, वो शरीर की जो संरचना है, इस शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार की विषमता या किसी भी प्रकार की जो हानि होती है, उसी को हम क्षति कहते हैं। और जो ये असमता है, ये एक स्थिति होती है जो अंग तंत्र या शरीर की जो अन्य संरचनाएँ हैं, उनमें दोष या कार्यात्मक दोष को दर्शाता है। अभी आप आगे भी कार्यात्मक वर्ड को सुनेंगे, बट यहाँ पर कार्यात्मक दोष का मतलब है कि जैसे शरीर की जो बनावट है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, जैसे सभी के मतलब जो भी प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना पर बनता है। हमारे आँख से मतलब जो भी रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर जाता है, वहाँ से प्रतिबिंब बनता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हम चीज़ों को देख पाते हैं। सपोज़ करिए अगर रेटिना ही सही तरीके से काम ना करे, रेटिना की हानि हो जाए या आँख से दिखाई ना दे, आँख में जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जैसे रॉड सेल होता है, तो अगर वो रॉड सेल खराब हो जाए, तो पूरे शरीर में किसी भी प्रकार की अगर हानि हो रही है, तो वही जो हानि हो जाएगी, वही आपकी कहलाएगी क्षति। और ये अस्थायी भी हो सकती है, मतलब क्षति ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी क्षति है, वो हमेशा परमानेंट ही हो सकती है, वो अस्थायी भी मतलब अस्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्षति होती है, वो अस्थायी रूप से भी हो सकती है और अस्थायी रूप से भी हो सकती है। अब हम अक्षमता की बात करते हैं कि आखिर अक्षमता क्या होती है? जैसे अभी आप थोड़ा-सा अपने को ऐसा लग रहा होगा कि जब हम कोई डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो मतलब डिसेबिलिटी का मतलब तो हम विकलांगता से लेते हैं, बट यहाँ पर अक्षमता लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ-जहाँ डिसेबिलिटी वर्ड मिलेगा, वो आपको अक्षमता से ही मतलब अपने दिमाग में रखना है। और कहीं-कहीं जैसे जब आप आगे मेरे साथ चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर हम बहुत बार आपको डिसेबिलिटी ही जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन वो डिसेबिलिटी हम विकलांगता के लिए यूज़ करेंगे। तो अक्षमता और विकलांगता में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम डिफ़रेंस कर पाएँगे या बहुत ज़्यादा हम बता पाएँगे, थोड़ा-सा ही अंतर है जिसको हमें समझना है। तो इन चीज़ों को अभी आप अक्षमता यहाँ अगर आप पढ़ रहे हैं मतलब आप जो है उसकी कैटेगरी को पढ़ रहे हैं क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता को, तो अक्षमता का मतलब यहाँ डिसेबिलिटी से ही आप लीजिएगा। ठीक है, क्षमता की इंग्लिश डिसेबिलिटी ही होती है, लेकिन जब हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिसेबिलिटी किसी दिव्यांगता को प्रेज़ेंट करने के लिए बोल देते हैं, तो वो आपको दिमाग में नहीं रखना है कि मैम आपने तो 1.2 में जो है वो अक्षमता को डिसेबिलिटी कहा था और आप यहाँ विकलांगता को डिसेबिलिटी कह रही हैं, तो ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो अक्षमता या इनेबिलिटी भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिसेबिलिटी ही यूज़ करते हैं। तो ये भी अपनी परिभाषा दिया जाता है कि व्यक्ति के लिए माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में समान रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या
हानि। जैसे मतलब समान तरीके का मतलब है जैसे एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है किसी काम को, अगर वो सामान्य व्यक्ति की तरह गतिविधियों को क्रियान्वित करने में कोई समस्या महसूस कर रहा है, तो वो उसकी कमी मतलब अगर कोई समस्या उसको आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो उसी को हम कहते हैं अक्षमता। सपोज़ करिए हमने आपको बताया किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, हाथ कट गया है, तो उसके हाथ की हानि हुई है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में उसका हाथ जो है वो नहीं है, हाथ की हानि हुई है, तो हाथ ना होने की वजह से वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है या फिर वो अपने दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी अक्षमता है। अक्षमता को तोड़ करके थोड़ा-सा पढ़ेंगे, आ प्लस क्षमता है। आ जानते हैं आप एक उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है नहीं, मतलब एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे आप ए जो है, ए वर्ड जो है वो एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं ना, ऐसा नॉर्मल लिखा है तो ए लगा देते हैं तो एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो एक नेगेटिव सेंस देता है। सेम वैसे ही हिंदी में जो आ का मतलब होता है वो नहीं होता है, मतलब आ उपसर्ग का मतलब नहीं से लेते हैं, एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो अक्षमता का मतलब हो जाएगा क्षमता में कमी। जब किसी व्यक्ति की सामान्य रूप से क्रियाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता में कमी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षमता कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी और आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे इन सब चीज़ों को जो है आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा और ईज़िली तरीके से आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम निःशक्तता की बात करते हैं। निःशक्तता मतलब जिसे हम हैंडीकैप्ड कहते हैं। लेकिन अब हम बार-बार निःशक्तता मतलब यहाँ आप विकलांगता को लीजिएगा, ठीक है? लिखा है निःशक्तता लेकिन निःशक्तता मतलब आप यहाँ विकलांगता, दिव्यांगता जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं। ठीक है? तो इसका क्या मतलब क्या होता है हैंडीकैप्ड किसे कहेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में एक व्यक्ति की निःशक्तता जो है वो क्षति अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है। मतलब किसी को पहले क्षति होगी, उस क्षति के कारण कोई व्यक्ति अक्षम होगा। जैसे हाथ नहीं है तो क्षति हो गई और हाथ ना होने की वजह से लिख नहीं पा रहा है या जो है वो कोई ऐसा बॉटल नहीं उठा पा रहा है, कोई भी गतिविधि वो नहीं कर पा रहा है। तो उसकी जो मतलब उसकी वजह से जो उसको आगे चल के परेशानियाँ होंगी, उसी की जो वो सीमाएँ या जो भूमिकाएँ वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं निभा पा रहा है अपनी क्षति और अक्षमता के कारण, उसी स्थिति को हम कहते हैं विकलांगता। ठीक है? आप ऐसे चीज़ों को समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, उस क्षतिग्रस्त अंग की वजह से जब व्यक्ति कोई काम करने में अक्षम हो जाता है और उसकी जो अक्षमता है वो उसको एक मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिकाओं के निर्वहन में उसको अब आगे बहुत परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं। तो यही जो सिचुएशन, यही जो स्थिति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विकलांगता कहते हैं। ठीक है, ये सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों के अनुरूप की पूर्ति में बाधा लाता है कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने समाज में अपनी जो संस्कृतियाँ हैं उनको सही प्रकार से क्रियान्वित करता है, तो कोई व्यक्ति अपनी क्षति और अक्षमता के कारण उन चीज़ों को सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पाता है, वही स्थिति विकलांगता होती है। तो जो आपकी विकलांगता होती है या फिर जो निःशक्तता होती है, वो क्षति और अक्षमता के एक परिणाम के रूप में हम देखते हैं और निःशक्तता का जो संबंध होता है, वो व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली जो सीमाएँ, जो बाधाएँ होती हैं, उससे लगाते हैं कि व्यक्ति अपनी इन अक्षमताओं की वजह से या अपनी क्षति की वजह से जो उसके अंदर अक्षमताएँ आई हैं, उन अक्षमताओं की वजह से जो अपने समाज के हिसाब से या समाज के अनुरूप अपनी चीज़ों को सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, वही जो कंडीशन होती है, वही जो स्थिति होती है, वही आपकी क्या कहलाती है जो निःशक्तता है, वो हम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लास्ट में लाइन दी गई होती है मतलब जब आप ये मैनुअल पढ़ते हैं तो वहाँ पर लास्ट में एक लाइन दी गई होती है कि डब्ल्यूएचओ भी जो अक्षमता है और विकलांगता है उनको बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ नहीं कर पाया है मतलब बहुत ज़्यादा उनमें डिफ़रेंस वो नहीं बता पाया है कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो। लेकिन वो 2-3 आधार पर डिफ़रेंस बता देता है कि पहला तो यही है कि सामाजिक स्तर पर उसको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ जाता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा में हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी अगर हम निःशक्तता की बात करते हैं, इसमें अगर हम दूसरा सेकंड पॉइंट ऐड करना चाहें, तो जो निःशक्तता होती है वो किसी एक सिचुएशन के लिए नॉर्मल हो सकती है और किसी एक मतलब किसी एक एनवायरनमेंट में वो निःशक्तता नॉर्मल हो सकती है और किसी में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। सपोज़ दैट एक बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉपर तरीके से मान लीजिए उसको चलने के लिए जो रैंप या एलिवेटर इन सब की जो सुविधाएँ होती हैं,
तो वो सब प्रोवाइड है, तो उसकी निःशक्तता या उसकी अक्षमता उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो व्हीलचेयर से चलता है, उसके लिए रैंप की व्यवस्था ना हो करके ऊपर जाने के लिए, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए सिर्फ़ सीढ़ियों की मतलब व्यवस्था है, तो उसकी जो अक्षमता होगी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो ये जो आपकी निःशक्तता होती है, ये डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर कि व्यक्ति किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है और कैसे वो एनवायरनमेंट जो है उस व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है? अगर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा तो निःशक्तता ज़्यादा होगी, अगर बहुत कम इम्पैक्ट करेगा तो वो निःशक्तता अक्षमता का रूप ले लेगी। ठीक है? आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पढ़ना है, जिन बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पढ़ना होगा, वो 199 मात्र 199 पे करके जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप चाहें तो उस पे कॉन्टैक्ट करके भी मतलब ओनली व्हाट्सएप आप उस पे करिएगा। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जो है वो ये बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली एक-एक पॉइंट जो है बहुत सीक्वेंस वे में और बहुत आराम-आराम से आपके एग्ज़ाम तक जो है वो चीज़ें करवा दी जाएँगी और ऐसे आगे भी कंटिन्यू क्लासेस आपको दी जाएँगी। तो मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।